हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। मैं आशा करता हूँ जिन लोगों का पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है और पटवारी लेखपाल साथ ही फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है, तो वो लोग काफ़ी अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, काफ़ी अच्छा रिवीजन कर रहे होंगे वो लोग, और साथ ही टेस्ट सीरीज भी लगा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो ये सेशन होगा बहुत महत्वपूर्ण ये सेशन है। इस सेशन में आज हम देखने वाले हैं 2017 से लेकर 2022 तक के उत्तराखंड में जितने भी ग्रुप सी एग्ज़ाम हुए, उसमें सामान्य हिंदी के जो प्रश्न पूछे गए, सिलेबस जो आपका आयोग ने दिया हुआ है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आयोग ने किस तरीके के प्रश्न इन एग्ज़ाम्स में पूछे थे, तो इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल रहेगा दोस्तों आज की वीडियो का। इसके आपके दो फायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये दोस्तों कि आपका जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं उसमें जो हिंदी पूछे गए उन क्वेश्चनों का अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। दूसरा आपको फ़ायदा यह मिलेगा कि आप इन प्रश्नों से समझ पाएंगे कि आयोग सिलेबस के अकॉर्डिंग आने वाले एग्जाम में सामान्य हिंदी के पोर्शन में किस तरह के प्रश्न बना सकता है। यह वीडियो एक महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए जो भी क्वेश्चन में डिस्कस की आवश्यकता होगी वो हम बातें करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी मैं आपको बताऊंगा बीच बीच में, और इस पूरे जो प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 5 सालों में हिंदी में, इनसे हम क्या सीखें और हमें क्या करना चाहिए आने वाले एग्जाम के लिए, तो ये सभी बातें डिस्कस होंगी। तो इस सेशन को आप लोगों ने पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान के चलो कम से कम 4-5 क्वेश्चन हमेशा रिपीट हो जाते हैं, तो आपके 4-5 नंबर यहाँ से आज की वीडियो से बन सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करेंगे दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण है, मिनी महाकुंभ हिंदी रिविजन वीडियो इसको हम बोल सकते हैं, जिसमें हम हिंदी के संपूर्ण प्रीवियस ईयर 5 साल के पेपरों में पूछे गए प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। 200 प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखिए, हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है? तो जो त्र है हिंदी में ये आता है हमेशा किसके बाद? त के बाद। देखिए त धन आधा, आधा तो धन र बराबर हो जाता है दोस्तों त्र, तो यानी कि इसका जो क्रम होता है त के बाद होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है त। अगर किसी क्वेश्चन में गलती लगे या किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, बार इसको हम करेक्शन करेंगे। जो हिंदी की सीरीज आती है शाम को लाइव क्लास, उसमें हम आपको बता देंगे कि इस क्वेश्चन में गलती थी और हमने इसको करेक्ट किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण यह मुद्दा चर्चा में आया था क्या कहलाता है? देखिए किसी भी मुद्दे पर अगर लेख लिखा जा रहा है, उस ताज़ी घटना का उल्लेख करना, यानी कि कोई ताज़ी घटना हुई है जिसके कारण मुद्दा चर्चा में आया था, तो इस तरीके की ताज़ी घटना कहलाती है दोस्तों आपकी न्यूज़ पैक। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसको कहते हैं न्यूज़ पैक। पत्रकारिता और जनसंचार, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, पत्रकारिता और जनसंचार का, और इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इसके क्वेश्चन जरूर रिवीजन करने चाहिए एग्जाम से पहले। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, आज की वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करने के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण टिप्स भी दूंगा, तो बने रहिएगा हर क्वेश्चन के साथ। अब चला जाए, यह कैसा वाक्य है? ठीक है, देखिए अब चला जाए, मुझसे अब चला नहीं जाता, मुझसे अब खाया नहीं जाता, तो ये सभी होता है जिसमें अपने अंदरूनी भाव दर्शा रहे हम, क्योंकि हो नहीं पा रहा ना, किसके भाव दिखा रहे हम कि मुझसे अब चला नहीं जाता, तो यानी कि ये हो जाता है भाववाच्य। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें बोला कि अब चला जाए तो भाव दे रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। औलाद किस भाषा का शब्द है? तो देखिए औलाद, तो औलाद अगर बात करूं दोस्तों तो ये हो जाता है अरबी भाषा का शब्द। अब देखिए भाषा से संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं, बहुत से विदेशी शब्द पूछे जाते हैं एग्जाम में, इतने विदेशी शब्दों को याद करना बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए सिंपल सी एक ट्रिक है, जितने भी विदेशी शब्द पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं उन्हीं को याद कीजिए। उसके साथ साथ कुछ चुनिंदा शब्द होते हैं तो दैनिक बोलचाल में या आम जीवन में यूज होते हैं, उन्हीं को याद कीजिए कि वो किस भाषा से हैं। ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, इतना कोई याद कर भी नहीं सकता है। ठीक है, तो औलाद हो जाएगा अरबी भाषा का शब्द। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो नहीं मिला है पूछ रहा है। देखिए तो देखिए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा आज नॉलेज मिलेगी आपको इनसे। ज्ञानपीठ अवार्डों से जितने भी आपके गद्य खंड और पद्य खंड में कवि हैं उनके अवार्ड से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको वो भी एक बार देखना है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था, महादेवी वर्मा जी को मिला था, कुंवर नारायण को भी मिला था हिंदी में, माखनलाल चतुर्वेदी जी को नहीं मिला था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चतुर्वेदी जी को ज्ञानपीठ नहीं मिला, हालांकि माखनलाल चतुर्वेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था हिमतरंगी के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन सा संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है? देखिए इनमें से कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ, अब क्रियापद को हमने ध्यान से देखना है। पहेली का समाधान, ठीक है, समाधान, मिलने की बेचैनी, धन्यवाद देना, जल की मात्रा। आप ध्यान से समझिए, इसमें क्रियापद क्या है, इसमें क्रिया का पद,
तो देखिए ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो संज्ञा हमारा हो जाएगा जल और मात्रा जो हो जाएगा वो क्रियापद हो जाएगा। थोड़ा इस टॉपिक को आपने देखना होगा तब इसको समझ पाएंगे अच्छे से। तो जल की मात्रा जो इसमें दिया गया है वो क्रियापद के साथ शुद्ध है। किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? तो महापंडित के नाम से जाने जाते हैं राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। इनको घुमक्कड़ कवि भी कहा जाता है। वह खंबा गिर जाएगा, इसमें कौन सा विशेषण है? तो देखिए बात की जा रही है वह खंबा गिर जाएगा, पता है भैया खंबा गिरने वाला है, यानी कि ये निश्चय सार्वनामिक विशेषण होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है? तो देखिए मैंने इस पे भी एक वीडियो दिया था आपको। अष्टछाप 8 कवियों की एक मंडली थी, 8 प्रमुख कवि थे उसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 8 कवि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है? तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो इसमें हो जाता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, अलंकार से अब मेरे को याद आता है दोस्तों, देखिए अलंकार में कुछ महत्वपूर्ण अलंकार है जिनको आपने पढ़ना चाहिए, जैसे कि यमक पढ़ लीजिए, शब्द अलंकार में अनुप्रास पढ़ लीजिए। इसके अलावा फिर अर्थालंकार में जाते तो अर्थालंकार में बस रूपक पढ़िए, श्लेष पढ़िए। ठीक है, और इसके अलावा संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और एक आपका अतिशयोक्ति अलंकार से भी क्वेश्चन बनता है कभी कभी, और एक हमारा उदाहरण अलंकार से भी आ जाता है। ठीक है, तो इतने ही थोड़ा रिवीजन कर लें आप, क्योंकि मेन जो क्वेश्चन बनते हैं यहीं से बनते हैं। उपमा अलंकार, रूपक, श्लेष, यमक, अनुप्रास और संदेह, भ्रांतिमान, विभावना, और एक हमारा क्या बोला मैंने अभी आपको, अतिशयोक्ति वगैरह। ठीक है, तो आप इनको देख लेना। और अलंकार के टॉपिक तो हमारे सामान्य हिंदी की जो प्लेलिस्ट है जिसमें ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें अलंकार मैंने समझाया भी है गानों के माध्यम से, अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आएंगे। हम लोग, भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक की पटकथा का लेखन किसने किया? तो देखिए कहानी की बात हो रही है। ठीक है, तो हम लोग जो धारावाहिक था ये दूरदर्शन का पहला धारावाहिक था, 1984 में टेलीकास्ट हुआ। बहुत अच्छे से याद कर लेना ये वर्ष। और इसको लिखा था मनोहर श्याम जोशी ने, ऑप्शन है। इसका डायरेक्शन किया था पी कुमार वासुदेव ने, मतलब डायरेक्टर तो वासुदेव थे इसके। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, लेकिन लेखक जो थे, कहानी जो लिखी थी पूरे धारावाहिक की, वो मनोहर श्याम जोशी ने लिखी थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अवनी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? देखिए अवनी, अवनी का विलोम बताना है। तो अवनी का मतलब होता है धरती या पाताल। तो पाताल का विलोम क्या हो जाएगा? आकाश। तो आकाश का इसमें पर्यायवाची है अंबर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। ठीक है, अंबर। संख्यैश्वर्य में कौन सी संधि है? तो संख्या धन ऐश्वर्य, संख्यैश्वर्य। तो संख्यैश्वर्य में हमारे ध्यान से देखें हैं तो आई हो जा रहा है इसमें। ठीक है, तो यानी कि यंग संधि का ये एग्जाम्पल है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, यंग संधि हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द्वितीय हिंदी सम्मेलन कब और कहां पर हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पहला जो हिंदी सम्मेलन हुआ था भारत में ही हुआ था, नागपुर में 1975 में। एंड सेकंड जो हमारा हिंदी सम्मेलन हुआ था वो 1976 में हुआ था, मॉरिशस में। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है, मॉरिशस में। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय, पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर विचार विमर्श करना क्या कहलाता है? तो देखिए कोई बैठक हुई, बैठक में जो भी गणमान्य लोग थे उनकी पूरी राय का विवरण, उनके रेखांकित कार्य, अन्य सभी पहलुओं पर चर्चा करना कहलाता है कार्यव्रत। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, कार्यव्रत कहते हैं इसको। ठीक है, देखिए कार्यव्रत को समझिएगा दोस्तों, टिप्पणी को समझिएगा, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। और प्रेस विज्ञप्ति आपको पता है दोस्तों, जो प्रेस के माध्यम से विज्ञप्ति आते हैं उसको कहते हैं, अखबार वगैरह में जो आप देखते हैं। परिपत्र जो होता है ये घुमक्कड़ पत्र होता है। ठीक है, गस्ती पत्र, ये कई बार परिपत्र से ही क्वेश्चन बनता है। कर्दम का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कर्दम का पर्यायवाची होता है कीच। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, कीच। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं दोस्तों, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है, माफ कीजिएगा, इसमें देखिए वाक्य का भेद बताना कि अर्थ के आधार पर कौन सा है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 होते हैं दोस्तों, और रचना या बनावट के आधार पर 3 होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो ये तीनों रचना या बनावट के आधार पे हैं। तो यहाँ पर हमारा अर्थ के आधार पर पूछा तो बचा विस्मयादि बोधक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विस्मयादि बोधक। गरल सुधा रिपु करही मिताई लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो देखिए गरल सुधा रिपु करही मिताई, तो इसमें होता है कि दो बिल्कुल ही अपोजिट जिनकी विचारधारा है उन लोगों का मिलन हो जाना, दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध किससे है? अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है ऐसा शब्द जो अनेक अर्थ देता है, एक से ज़्यादा अर्थ देता है, उसको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ कर, ठीक है, कर, कर का मतलब क्या होता है? कर का मतलब देखिए आपका हाथ होता है, कर का मतलब आपका टैक्स होता है, अनेकार्थी शब्द हो गया। कर का मतलब काम करना भी होता है, काम कर बोलते हैं ना, तो यानी कि कर एक अनेकार्थी शब्द है। तो यहाँ पर उत्सर्ग जो अनेकार्थी शब्द है इसका अर्थ पूछना है तो उत्सर्ग का मतलब होता है दान करना, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, दान से। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, क्या कहलाता है? ध्यान से समझिएगा, कोई ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता ना बताए लेकिन एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ देता है, ये कहलाएगा हमेशा समुच्चय बोधक। ठीक है, ऐसे पद को कहते हैं दोस्तों समुच्चय बोधक पद। जैसे कि मैं बोलूं वह गाता है और अच्छा खेलता भी है, तो इस वाक्य में अगर हम देखते हैं तो पहले वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ रहा है और शब्द, और क्या हो जाएगा? एक समुच्चय बोधक शब्द हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो इस तरीके से याद रखिएगा। राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या था? अभी हमने पढ़ा उपनाम। राहुल सांकृत्यायन जी का उपनाम था महापंडित, महापंडित या घुमक्कड़ कवि भी इनको कहा जाता है। यहाँ पर बचपन का नाम पूछ लिया गया, तो बचपन का नाम था इनका केदारनाथ पांडे। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। वर्ष ऋतु का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वर्ष ऋतु का संधि विच्छेद वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये हो जाता है ऑप्शन ए वर्षाधन ऋतु। ठीक है, वर्ष ऋतु, ऑप्शन ए राइट आंसर है इसमें। परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में है? दिए गए विकल्पों में किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो परिमाणवाचक विशेषण की ये बात है दोस्तों, इसमें आपका कोई ना कोई परिमाण निकलेगा, एक निश्चित काउंटिंग होगी इसमें। वैसे तो दो प्रकार का होता है, ये भी निश्चित वाचक और अनिश्चित वाचक, लेकिन काउंटिंग होगी ही होगी कुछ नंबर्स की। तो ध्यान से हम देखते हैं, परिमाणवाचक पूछा तो निश्चित ही पूछा होगा, क्योंकि अनिश्चित तो पूछा है नहीं। तो 2 किलो अनाज दे दीजिए, ठीक है, तो 2 किलो परिमाण निकल रहा है ना, तो सी हो जाएगा। कृषक संस्कृति का महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है प्रेमचंद रचित गोदान को। इसमें कृषकों की समस्याओं का, ऋण की समस्याओं का अंकन किया गया है गोदान में। कृषक जीवन की एक महागाथा इसको कहा जाता है, और हिंदी में मुंशी प्रेमचंद को कहानी सम्राट और उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, ये सभी इनके उपन्यास हैं, लेकिन कृषि संस्कृति का महाकाव्य है गोदान। कभी पढ़िएगा दोस्तों, बहुत मजेदार है ये। अंकुर का पर्यायवाची क्या होता है? अंकुर मतलब जब बीज अंकुरित होता है, यानी कि जीवन उसका शुरू ही होने वाला होता है, तो इसको बोलते हैं नवोद्भिद, यानी कि जन्मा हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, नवोद्भिद। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो देखिए, हिंदी की जो कार्यकारी भाषा है, हिंदी भाषा का विकास क्रम है, पत्रकारिता और जनसंचार है, बहुत से ऐसे टॉपिक है जो आपको किताबों में मुश्किल से मिलते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, आप जो हमारा हिंदी का कोर्स है वो ज़रूर लीजिएगा एप्लीकेशन स्टोर से। यार एक बार की इन्वेस्टमेंट है, उस कोर्स की वैलिडिटी 6 महीने है। 6 महीने में आप 6 बार उस कोर्स को देख सकते हैं, पूरा इतना रिवीजन हो सकता है और इतने अच्छे से नोट्स बन सकते हैं, पूरा कंप्लीट सिलेबस है। और मैं आपको दावा करता हूं दोस्तों, आप किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ लो और हमारा हिंदी का कोर्स पढ़ लो। मैं उत्तराखंड में नहीं बोलूँगा, फिर भी हो सकता है उससे भी बेहतर, लेकिन हिंदी का कोर्स में जो डेडिकेशन से मैंने दिया है ना आप लोगों को, ना आने वाले को भी हिंदी इतने अच्छे से आ जाएगी उस कोर्स के बाद, ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ। राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 7 जून 1955 को, ऑप्शन है। ठीक है, तो राजभाषा आयोग कब गठित हुआ था? अनुवाद आयोग की स्थापना कब हुई थी? राजभाषा अधिनियम कब आया था? नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, पंत प्रतिवेदन समिति कब बनी थी? राजभाषा ये जो हमारा इसके अध्यक्ष कौन थे आयोग के? ये सभी जगह से क्वेश्चन बनते हैं। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो कब बना था? तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी फैक्ट हैं, आपको अच्छे से याद रखना होगा। सही युग्म का चयन करें, इसमें सही युग्म बताना आपने। शशि गा रही है और नाच रही है, कठोर बनकर भी सहृदयी बनो, जिसने टोपी पहनी थी वो बाबू कहाँ गया? ठीक है, तो इसमें देखिए आपको सही बताना है, सभी लोग सही हैं। शशि गा रही है और नाच रही है, और इसमें संयुक्त आपको जोड़ रहा है, समुच्चय बोधक अव्यय जहाँ पे भी होगा, पद जहाँ पे भी होगा वो संयुक्त वाक्य होगा। कठोर बनकर भी सहृदय बनो, बस एक ही वाक्य है तो सरल हो जाएगा। जिसने टोपी पहनी थी वो बाबू कहाँ गया? एक वाक्य है, उपवाक्य आश्रित है, तो मिश्र वाक्य है भाई, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही है। अनुपस्थित में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अनुपस्थित में उपसर्ग होता है दोस्तों अनुधन उपस्थित, अनुपस्थित। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें, अनु।
इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? देखिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग के लिए भाई मैं कई बार बता चुका हूँ, ट्रिक लगानी पड़ती है। आप इसमें एक विशेषण प्रयोग कर लो, अच्छी फौज या अच्छा फौज, अच्छी फौज, ध्यान से समझिएगा। अच्छी सभा या अच्छा सभा, अच्छी सभा। अच्छा कुटुंब या अच्छी कुटुंब, अच्छा कुटुंब या अच्छा परिवार। अच्छी सरकार या अच्छा सरकार, अच्छी सरकार। तो ध्यान से देख लीजिए अब, अच्छी 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 इकारांत सभी स्त्रीलिंग है। अच्छा परिवार या अच्छा कुटुंब, कुटुंब शब्द इसमें पुल्लिंग है। 90% ये ट्रिक काम करती है, मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ। जो हमारा शाम का सेशन होता है सामान्य हिंदी का, उसमें हमेशा बताता हूँ। में और पर किस कारक के चिन्ह हैं? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, ये सभी पूरे आपको कारक चिन्ह याद होने चाहिए। कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है, परसर्ग भी कहा जाता है। में और पर जो हैं दोस्तों आपके अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। ये अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। लघु उत्तरीय में कौन सी संधि है? तो लघु धन उत्तरीय, लघु उत्तरीय, ऊ धन ऊ बराबर ऊ, यानी कि क्या हो रही है? दीर्घ संधि हो रही है, ऑप्शन डी, ठीक है, दीर्घ संधि। जौनसारी बोली किस वर्ग में आती है? तो जौनसारी बोली आती है आपकी पश्चिमी पहाड़ी में, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए उत्तराखंड है, मैं आपको ध्यान से समझा देता हूँ बहुत सिंपल भाषा में। देखिए जौनसार आपको पता है ना, देहरादून के ऊपर है, उत्तरकाशी और देहरादून के पश्चिम क्षेत्र में आता है जौनसार। और यहाँ पर हमारा कुमाऊं गढ़वाल आ जाता है पूरा, यहाँ पे नेपाल आ जाता है। तो देखिए जौनसार क्षेत्र में पश्चिमी पहाड़ी बोली जाती है, कुमाऊं गढ़वाल में हमारी मध्यवर्ती पहाड़ी बोली जाती है, और नेपाल में हमारी पूर्वी पहाड़ी बोली जाती है। यानी कि नेपाली पूछेगा पूर्वी पहाड़ी, कुमाऊं गढ़वाली पूछेगा तो मध्यवर्ती पहाड़ी, एंड जौनसारी और जो हिमाचल की बोली है अगर वो पूछ लेते हैं आपसे तो फिर आपका पश्चिमी पहाड़ी में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। परिश्रम करने वाला छात्र पास हो जाएगा, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? ठीक है, पदबंध का मतलब होता है जिस पद से या जिस शब्द से, पद का मतलब ही शब्द होता है, जब शब्द किसी वाक्य में ऐड हो जाता है ना तो वो पद बन जाता है। तो ये बताना है आपने, जिस पद या शब्द से पूरा वाक्य जुड़ा हुआ होगा, यानी कि पूरे वाक्य का जो जोर होगा, बल होगा जिस शब्द पे होगा ना, वही पदबंध होगा इसमें। परिश्रम करने वाला छात्र पास हो जाएगा, बताइए किस पे है पूरा जोर? इस पूरे वाक्य का, इस पूरे वाक्य का जो सार निकल रहा है छात्र से निकल रहा है, क्योंकि छात्र ही नहीं होगा तो कौन परिश्रम करेगा? तो छात्र से पूरा कनेक्टेड है वाक्य, है ना। तो छात्र क्या है? संज्ञा है भाई, कोई व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति का नाम वगैरह क्या होता है? संज्ञा होता है। तो संज्ञा इसमें क्या हो जाएगा आपका? पदबंध हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। वह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो सर्वनाम के भेद याद रखिएगा, 6 भेद होते हैं, और वह जो आता है दोस्तों ये आपका अन्य पुरुष सर्वनाम में आता है ना, वह आया है, अन्य पुरुष सर्वनाम। इनमें से कौन सा तुलसी भाषा का शब्द है? माफ कीजिएगा, तुर्की भाषा का शब्द है। तो तुर्की भाषा का शब्द बहुत सिंपल है, कैंची जो होता है, कैंची, ये अशुद्ध है, इसमें सिद्ध कर लेना इसको। कैंची जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है। उद्धत का विलोम क्या होता है? देखिए उद्धत, वेरी नाइस क्वेश्चन। उद्धत, उद्धत मतलब उटपटांग टाइप का आदमी, बिल्कुल जो बोलते हैं ना, बहुत ही उद्दंड आदमी है जो, इसका अर्थ होता है सौम्य, ठीक है, विलोम, माफ कीजिएगा, इसका विलोम होता है सौम्य। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। तारीख कैसा शब्द है? देखिए तारीख जो शब्द है, हम बोलते हैं ना आज कितनी तारीख है, तारीख है आगत शब्द है, ठीक है। तारीख आगत या विदेशी शब्द है। देखिए विदेशी भाषाओं को शब्दों को आगत शब्द भी कहा जाता है। आगत शब्द का मतलब होता है ऐसे शब्द जो दूसरी भाषा से आए हैं और जिन्हें हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। आगत शब्दों में सभी आ जाते हैं, जैसे कि तुर्की, अरबी, उर्दू, फारसी, चाइनीज़, रशियन, और इसके अलावा इंग्लिशी और फ्रेंच भाषा के शब्द, सभी आगत भाषा के शब्द हैं। उपानह शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए उपानह बोलते हैं ना, इसका उपानह करवा दो, अब उम्र हो चुकी है, माफ़ कीजिएगा, उपानह नहीं, वो तो उपनयन होता है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, उपनयन होता है, जनेऊ संस्कार, उपनयन बोलते हैं ना, उपनयन संस्कार, वो जनेऊ होता है। उपानह का मतलब होता है मारो इसके मुंह में उपानह, यानी कि जूता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपानह का अर्थ हो जाएगा जूता, और उपनयन संस्कार बोलेंगे तो उपनयन मतलब जनेऊ संस्कार से रिलेटेड एक संस्कार है। अनुभवी का विशेष्य क्या होता है? ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिससे विशेषता बताई जाएगी, यानी कि मूल शब्द पे आना है हमने। अनुभवी का विशेष हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा अनुभव, ठीक है। और अनुभव का विशेषण पूछेगा तो अनुभवी, समझिए ना, जस्ट उल्टा। अनुभवी का विशेष्य पूछा है यहाँ पे तो अनुभव, और वहीं अगर अनुभव का विशेषण पूछता वाक्य में तो क्या हो जाता? अनुभवी, जो कि क्वेश्चन में है। बिल्कुल समझना, उल्टा सुल्टा किया है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त की रचना कौन सी है? पीताम्बर दत्त दोस्तों आपको पता होगा, हिंदी भाषा में लिटरेचर डी.लिट की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति थे।
और इनकी रचना है हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। असूर्य स्पर्शा का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ऐसी स्त्री जिसको सूर्य भी स्पर्श ना कर सके, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, जिसको सूर्य भी स्पर्श ना कर सके। कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होता है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा शब्द है जो कि केवल एक वचन में प्रयोग होता है? ठीक है, तो एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द बताइए इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों जनता। ठीक है, तो जनता जो है इसमें एक वचन में प्रयुक्त होता है। कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है, जैसे कि जनता, पुलिस, बाल और आकाश। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बुराइयों से सदैव दूर रहिए, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? अब देखिए रेखांकित शब्द से इसमें हट चुका है दोस्तों। इसमें जो रेखांकित शब्द था वो आपको मैं बता दूं, बुराइयाँ होगा। ठीक है, बुराइयाँ, तो बुराइयाँ है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा का बोध कराती है ना बुराई एक, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, आवाहन का विलोम शब्द क्या होता है? तो आवाहन करना किसी का मतलब बुलाना, तो विलोम पूछ रहा है, बुलाने का क्या होगा? वापस करना, विसर्जित कर देना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, विसर्जन करना। अधोगति में कौन सा उपसर्ग है? तो अधोगति में भाई विसर्ग होता है। अधः धन गति, अधः धन गति यानी कि विसर्ग होता है इसमें, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अधः। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सी शैलेश मटियानी जी की रचना नहीं है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, भी पूछ रहा है कौन सा मटियानी जी की रचना नहीं है। तो ध्यान से हम देखते हैं दोस्तों, शैलेश मटियानी की रचना इनमें से एक सड़क 57 गलियां नहीं होगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए शैलेश मटियानी जी से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। शैलेश मटियानी जी से क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इनका जो वास्तविक नाम था वो था रमेश चंद्रश्याम मटियानी जी। ठीक है, पूछा गया किसी एग्जाम में पूर्व में। और शैलेश मटियानी जी का जन्म हुआ था दोस्तों बाड़ेछिना अल्मोड़ा में। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक सड़क 57 गलियां जो है ये कमलेश्वर का उपन्यास है। ठीक है, कमलेश्वर, बाकी सभी हमारे मटियानी जी की रचना है। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? तो बताना है कौन सा शब्द इनमें से तद्भव है। तो ध्यान से हम देखते हैं, तो काज जो शब्द है ये तद्भव है। ठीक है, काज, ऑप्शन सी। निम्न में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा है? तो कौन सा शब्द जो है बिल्कुल शुद्ध है, कोई भी उसमें अशुद्धि नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, तरुच्छाया होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तरु आधा च छा या, तरुच्छाया ये शुद्ध वर्ड होता है। कारतूस किस भाषा का शब्द है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कारतूस जो है आपका ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ठीक है, फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द और बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, रिपोर्टाज। ठीक है, रिपोर्टाज भी पूछा जाता है आपका बहुत बार, किस भाषा का शब्द है? तो फ्रांसीसी। इसके अलावा ऑमलेट हो गया, ये भी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अंग्रेज भी जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, अंग्रेज। चलिए आगे बढ़ेंगे। हम बड़ों का आदर करते हैं, इस वाक्य का प्रकार क्या है? तो देखिए हम बड़ों का आदर करते हैं हमेशा। ठीक है, तो ऐसा वाक्य जो हमेशा प्रयोग हो रहा है ज्यों का त्यों, या जिसमें हमारी बोल सकते हैं कि जो वाक्य एक हिसाब से पहले से ही निश्चित है, डिफाइन है, तो ऐसे टाइप के जो वाक्य होते हैं वो कहलाते हैं निश्चयार्थक वाक्य। ठीक है, निश्चयार्थक वाक्य, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। ठीक है, तो मन का फेर, दो अर्थ निकलते हैं। मन का मतलब मन का दाना, मन का मतलब मन, माइंड। तो ये हो जाएगा यमक अलंकार का एग्जाम्पल, जहाँ पर दो शब्द यूज होते हैं एक जैसे पंक्तियों में और अर्थ उनका अलग अलग निकलता है, तो वहाँ पे यमक होता है हमेशा। ठीक है, जैसे कि एक बहुत एग्जाम्पल इसका पूछा जाता है कई बार, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय वाला। ठीक है, चलिए इसके अलावा भी बहुत से हैं एग्जाम्पल इसके अभी। सेना का पर्यायवाची क्या हुआ? तो दिए गए विकल्पों में सेना का पर्यायवाची, देखिए सेना का पर्यायवाची होता है कटक, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से महादेवी वर्मा की रचनाओं का प्रकाशन का सही क्रम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, तो सही क्रम बताना है महादेवी वर्मा का। सबसे पहले देखिए महादेवी वर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, कवि परिचय में काव्य खंड में आपकी दी गई है। महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था 1907 में फर्रुखाबाद में, ध्यान रखेंगे। 1982 में इनको यामा के लिए साहित्य ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया, माफ कीजिएगा।
1982 में इनको ज्ञानपीठ दिया गया यामा के संकलन के लिए। इनकी रचनाओं के जो संकलन है उसी को यामा कहा जाता है। तो इनकी रचनाओं का जो सही क्रम हो जाएगा प्रकाशन का, वो हो जाएगा निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। ठीक है, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो देखिए, आपने अगर महाभारत देखी तो द्रौपदी का चीर आप समझ ही गए होंगे। द्रौपदी का चीर जितना खींचा जा रहा था वो उतना ही निकल के आ रहा था भगवान की लीला की वजह से, तो इसलिए वो खत्म ही नहीं हुआ कभी, यानी कि अत्यधिक विस्तृत होना। ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा इसका, अत्यधिक विस्तृत होना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अनुस्वार को क्या कहा जाता है? तो अनुस्वार का अन्य नाम क्या होता है? तो अनुस्वार को अन्यतः का क्या कहा जाता है? इनको अयोगवाह भी कहा जाता है। ठीक है, अयोगवाह, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? देखिए, हिंदी में अलग अलग टाइप के व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन होते हैं, उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, और इसके अलावा आपके प्रकंपित व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो आपको सभी अर्धस्वर होते हैं, याद रखना है। तो उच्छिप्त जो होते हैं व्यंजन वो होते हैं ड और ढ, यानी कि ऑप्शन ही हो जाएगा इसका, ड ढ, ये उच्छिप्त व्यंजन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ण व का उच्चारण कहाँ से होता है? तो व जब भी हम बोलेंगे तो व का जो उच्चारण स्थल है हमारा वो है दांत और होंठ दोनों। वो 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 वो, तो ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, दंतोष्ठ। दंतोष्ठ है बोलेंगे वैसे। ठीक है, दंत धन ओष्ठ, दंत धन ओष्ठ अक्षर है वो। चलिए आगे बढ़ेंगे। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही, तो मगही हमारी आ जाती है बिहारी के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, बिहारी। चलिए आगे बढ़ेंगे। करण कारक का उदाहरण है? तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण जो कारक होता है ये साधन के रूप में प्रयोग होने वाले से के लिए होता है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखेंगे हम तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बड़े लकड़ी से मेज बनाते हैं, यानी कि लकड़ी को साधन के रूप में प्रयोग कर रहा है ना वो, तो साधन के रूप में जहाँ पर भी प्रयोग होगा से का तो वो करण का होगा, और अलग होने अलगाव की स्थिति का से होगा तो वो अपादान का उदाहरण होगा। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, उच्चारण जो है व्यंजन संधि होती है इसमें, और ये हो जाता है उत धन चारण, उच्चारण उत धन चारण, ऑप्शन ए। अगला देखिए, छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया, यह कैसा वाक्य है? तो छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया, तो इसलिए आया, यानी कि देखिए जहाँ पे भी इसलिए आएगा और आएगा, मैं बता चुका हूँ, दो वाक्यों को जो ज्वाइंट कर रहा है उसको बोलते हैं समुच्चय बोधक शब्द या समुच्चय बोधक अव्यय भी बोलते हैं कई बार। तो यहाँ पर हमारा साफ पता चला जहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय दिखेगा वो हो जाएगा हमारा संयुक्त वाक्य। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य। अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा कौन सी है? देखिए, हिंदी भाषा का विकास क्रम कार्यालयी भाषा में हमने पढ़ा है दोस्तों। भारत में हिंदी को राजभाषा माना गया, लेकिन उसके अकॉर्डिंग, हिंदी के अकॉर्डिंग हमने ये भी देखा है कि राजभाषा जो आयोग है उसकी अनुशंसा पे बोल सकते हैं, या जो भारत के संविधान के अनुशंसा पे है, भारतीय राज्यों को 3 भागों में बांटा गया है, क वर्ग के क्षेत्र, ख वर्ग के क्षेत्र और ग वर्ग के क्षेत्र। क में केवल वही आता है जिनमें शासन शिक्षा की भाषा केवल हिंदी होती है, और यहाँ पर पूछा गया तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अंडमान और निकोबार। ठीक है, तो अंडमान में जो है भाई हिंदी भाषा यूज की जाती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो अंडमान निकोबार में क्या हो जाएगा, माफ कीजिएगा, हिंदी भाषा होगा, ऑप्शन सी होगा, अंडमान निकोबार तो ऊपर दिया है। तो अंडमान निकोबार में शासन शिक्षा की भाषा हिंदी है। और वहीं बात करें हम भारत के अन्य राज्य जहाँ पे हिंदी है, जैसे उत्तराखंड में हिंदी है शासन की भाषा, और हिमाचल में हिंदी देखने को मिलेगी आपको, उत्तर प्रदेश में हिंदी है, मध्य प्रदेश में हिंदी है, राजस्थान में भी हिंदी है दोस्तों। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? तो शुद्ध बिल्कुल कौन सा है इनमें से शुद्ध? ये क्वेश्चन रिपीटेड है। देखिए, तभी मैं बोला हूँ सेशन देखने का मतलब क्या है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बनते हैं, जिनमें से एक शब्द ये भी है उज्ज्वल शब्द, हमेशा। दूसरा शब्द है आशीर्वाद, हमेशा पूछा जाएगा। ठीक है, तीसरा शब्द आपका आपराधिक या आपराधिक हमेशा पूछे जाते हैं, सन्यासी हमेशा पूछा जाता है। जो क्वेश्चन, जो शब्द बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजिंग होते हैं उन्हीं को आयोग बार बार पूछता है, जिनमें उज्ज्वल शब्द सबसे ऊपर है। उज्ज्वल का जो सही रूप होता है आधा ज व और ल। ठीक है, ये होता है उज्ज्वल। तो इस कौन से में उज्ज्वल है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए में है, नहीं ऑप्शन ए में नहीं है, ये आपका ऑप्शन सी में। ठीक है, तो सी सही हो जाएगा इसमें। अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम और पदनाम कहाँ पर होता है? तो अर्ध सरकारी जो पत्र होता है ना,
ये समान स्तर के अधिकारी एक दूसरे को कम्युनिकेट करने में यूज करते हैं। इसमें जो प्रेषक होता है, भेजने वाला होता है, भेजने वाले को प्रेषक कहा जाता है। उसका नाम और पदनाम कहाँ पे होता है? बाईं ओर होता है, शीर्ष में होता है, ठीक है। तो बाईं ओर शीर्ष में हो जाएगा ऑप्शन सी। ईमेल किस प्रकार का जनसंचार माध्यम है? तो ईमेल को हम देख भी सकते हैं और ईमेल में कोई अटैचमेंट होगा, वीडियो ऑडियो कुछ भी होगा, सुन भी सकते हैं। यानी कि ईमेल जो है यहाँ पर दिया गया है तो दृश्य माध्यम में ही आएगा। वैसे श्रव्य दृश्य तो दिया नहीं गया, दृश्य माध्यम में देख सकते हैं ना उसको, तो आधुनिक दृश्य माध्यम का एग्जाम्पल है, ऑप्शन डी हो जाएगा। संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है। तो संबंधवाचक संज्ञा विशेषण जो बताए वो बताना है। तो देखिए संबंधवाचक है और संज्ञा विशेषण भी है, तो ऐसा शब्द सिंपली एक है इसमें, मौसेरा भाई, ठीक है। संबंधवाचक भी है और संज्ञा विशेषण भी है, मौसेरा भाई। जो शब्द लिंग वचन और काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसे शब्द जिन पे लिंग वचन काल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये शब्द कहलाते हैं अविकारी शब्द या अव्ययी भी कहा जाता है इनको, ठीक है। अव्ययी भी इन्हीं को कहा जाता है। अव्यय जो होते हैं अविकारी शब्द होते हैं, ध्यान रखेंगे। कुश धन आसन में कौन सी संधि होगी? कुश धन आसन, कुशासन, यानी कि अ धन आ बराबर आ, तो ये किस संधि का विशेषता है? दीर्घ संधि का, ठीक है। अ धन आ बराबर बड़ा आ बन रहा है, बड़ी मात्रा जब भी बनेगी तो वहां पे हमेशा आप देखेंगे दीर्घ संधि होगी। नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो नीलिमा, ठीक है, नीलिमा, नील धन ईमा, नीलिमा, नील धन ईमा, यानी कि ईमा प्रत्यय हो जाएगा इसमें, ऑप्शन है। पूर्ववर्ती शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो पूर्ववर्ती का विलोम पूछा है सिंपली इसने, तो पूर्ववर्ती का विलोम हो जाएगा भाई परवर्ती, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, परवर्ती। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? देखिए अशुद्ध वाक्य बताना है, इनमें से गलत है। तो देश भर में यह बात फैल गई, सही है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये थोड़ा इसमें अशुद्धि हो गई है वाक्यों में ही, ठीक है। न जाने कितने जीव पैदा होते हैं, भी सही है। बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चढ़ते हुए दिखाई देते हैं, इसमें तो मैं ही कंफ्यूज हो गया हूँ, छोड़िए इसको, स्किप करिए। ये क्वेश्चन टाइपिंग में एरर है, छोड़िए इस क्वेश्चन को। अगला देखिए, निम्न में से किस क्रिया के सही भेद हैं? ठीक है, तो क्रिया के सही भेद क्या है? तो क्रिया के देखिए दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म मौजूद रहेगा सकर्मक, और जिसमें कर्म मौजूद नहीं होगा सीधे जो फल एक कर्ता पे पड़ेगा वो अकर्मक होती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे मैं बोलूँ, देखिए राम खेलता है, राम खेलता है, राम खेलता है, थोड़ा समझिए, समझ में आ जाएगा सकर्मक अकर्मक। और मैं वहीं बोलता हूँ कि सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता पुस्तक पढ़ती है, ठीक है। सीता क्या कर रही है? पुस्तक पढ़ रही है। और राम खेलता है, तो राम खेलता है, यहाँ पर खेलना क्या है? क्रिया है। और इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? राम पर, कर्म नहीं है इस वाक्य में, ठीक है। कर्ता पे सीधे असर पड़ रहा है, तो राम पे असर पड़ा, तो ये हो जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया। और जिसमें देखिए आपका कर्म होगा, सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता कौन सी क्रिया करिए? पढ़ने की, लेकिन पढ़ने की क्रिया का इम्पैक्ट किस पे हो रहा है? पुस्तक, पुस्तक भी है ना बीच में, कर्म है, तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। तो ये अंतर होता है सकर्मक और अकर्मक में, ठीक है। बघेली किस भाषा की बोली है? तो बघेली जो भाषा है ये पूर्वी हिंदी में आती है, ऑप्शन है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा इनमें से? तो घोड़ा का देखिए घोटक होता है, घोटक के अलावा इसमें जो दिया गया है वो हो जाएगा हई। हई जो शब्द है ये घोड़ा का पर्यायवाची है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है? देखिए मैं क्वेश्चन कभी कभी जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है ना अभी पटवारी लेखपाल की 7 नवंबर से, उसमें भी कुछ इस तरीके के क्वेश्चन में ऐड करने की कोशिश करता हूँ जिसमें कार्यालयी शब्दों को भी आपको बताया जाए। जैसे इसमें पूछ लिया गया, देखिए पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो पासपोर्ट तो सभी को पता है, लेकिन हिंदी में इसको कहते हैं पार पत्र, ठीक है। ऑप्शन सी, पार जाने के लिए जो पत्र चाहिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया था? तो निराला जी ने हमारा संपादन किया था दिए गए विकल्प में मतवाला नामक पत्रिका का, ठीक है। ऑप्शन ही हो जाएगा इसमें मतवाला। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी भी विचाराधीन पत्र और प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो कोई भी विचाराधीन पत्र, यानी कि कोई पत्र भेजा गया किसी संबंधित विभाग को और वो पत्र अगर विचाराधीन है, उसको निपटाने के लिए उस पर जो भी राय दी जाती है, जो भी मंतव्य होता है या आदेश या निर्देश होता है, इस तरीके की प्रक्रिया को उस पत्र पर लागू करने को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा टिप्पण, ठीक है। मामलों के अनुसार निपटाना ना, वही तो है, मामलों को निपटाना, ठीक है। तो टिप्पण इसी को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। इनमें से दंतोष्ट ध्वनियाँ कौन सी है? तो दंत और ओष्ठ दोनों के मेल से जो ध्वनि निकलती है वो बताना है आपने। तो वो ऊपर हमने अभी देखा, फ दोनों क्या होती है? दंतोष्ट ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें।
अगला देखिए, मनोहर श्याम जोशी जी की सिल्वर वेडिंग कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। सिल्वर वेडिंग, ये क्वेश्चन ये हमारे सिलेबस में भी एनसीईआरटी में। सिल्वर वेडिंग जो या सिल्वर जुबली जो होती है दोस्तों, 25 साल पूर्ण करने पे होते हैं किसी भी संस्था के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा, ठीक है। 25 साल कंप्लीट करने की जो हमारी वर्षगांठ होती है वो सिल्वर वेडिंग कहलाती है, सिल्वर जुबली कहलाती है। 50 में आपका गोल्डन होती है, ठीक है। तो सिल्वर वेडिंग की कहानी का मुख्य पात्र होता है यशोधर बाबू, इन्हीं की सिल्वर वेडिंग होती है, ऑप्शन डी। स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो मेनली सोर्स भाषा में जो विचार आए हैं, जो स्रोत भाषा है, मान लीजिए कोई जैसे मान लीजिए रामायण है, संस्कृत में लिखी गई है, अब उस रामायण को हिंदी में ट्रांसलेट किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि स्रोत भाषा रामायण हो गई संस्कृत और उसको हिंदी में लाया जा रहा है, किसके माध्यम से, अनुवाद के माध्यम से। तो यही पूछ रहा है वो, स्रोत भाषा में व्यक्ति विचारों को लक्ष्य भाषा में जिसमें हमने उसको बदलना है, ये कहलाएगा हमारा अनुवाद, ट्रांसलेट। खड़ी बोली निम्न में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो खड़ी बोली देखिए आपकी आ जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का पश्चिमी हिंदी, ठीक है। पश्चिमी हिंदी में आती है खड़ी बोली। पश्चिमी जर्मनी पर एक उल्टी नज़र, ये संस्मरण संग्रह है, इसके रचनाकार कौन है। तो देखिए संस्मरण संग्रह जो होता है ना, यानी कि मैं कहीं पे गया या मेरे जेहन में कोई चीज़ थी, मैंने उस पर एक रचना कर डाली, तो इसी को कहा जाता है संस्मरण संग्रह। और ये पश्चिमी जर्मनी पर उल्टी नज़र है मनोहर श्याम जोशी जी की, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। निम्न में से एक कमल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए नहीं है को अंडरलाइन हमेशा करें एग्जाम में भी। तो कमल का जो पर्यायवाची जो है इसमें नहीं है, सरोज होता है, नीरज होता है, जलज होता है, अम्बुद नहीं होगा, ठीक है। अम्बुद जो होगा बादल का पर्यायवाची होगा, बादल। अगला देखिए, काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है। तो देखिए कुकुरमुत्ता, और ये रचना है हमारी बहुत फेमस है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो बताना है आपने इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगर ध्यानपूर्वक हम देखते हैं तो अनेकों नहीं होता, अनेकों का जो अनेक अपने आप में बहुवचन शब्द है, बहुत सारे भी नहीं होगा, कई भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ। तो यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ। आपका बंटी किस विधा की रचना है। तो मन्नू भंडारी जी की रचना है आपका बंटी, और ये एक उपन्यास है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना के लिए सटीक लोकोक्ति क्या है। तो देखिए बर्बादी हो जाना उसके बाद भी बहुत घमंड रहना, तो इसके लिए जो फेमस लोकोक्ति है दोस्तों वो हो जाएगी ऑप्शन सी, माफ कीजिएगा, ऑप्शन डी, रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई, ठीक है। बोलते हैं ना रस्सी जल गई यार फिर भी ऐठन नहीं गई भाई, यानी कि अभी भी बहुत घमंड है इस आदमी में, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरीके का जो हमारा व्यवहार है दोस्तों कभी विकसित ना करें, हमेशा पोलाइट रहें और सभी से घुल मिल कर रहें, क्योंकि जीवन में हालांकि पैसा ज़रूरी है, पैसा सब कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है दोस्तों। कई बार हमें लोगों की आवश्यकता पड़ती है और जीवन में लोग कमाना बड़ी बात है। पैसा तो कोई भी कमा लेता है दोस्तों, पैसा कमाना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, बशर्ते आपकी सोच कैसी है, ठीक है। किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। तो एक भारतीय आत्मा और राष्ट्रवाद से ओतप्रेत कवि कभी पूछ लिया जाएगा तो माखनलाल चतुर्वेदी जी, ठीक है। इनकी रचना पुष्प की अभिलाषा आपने पढ़ी होगी, उसमें भी माखनलाल चतुर्वेदी जी यही बताते हैं कि पुष्प की ये अभिलाषा है कि वो सैनिकों के पथ पर जाना चाहता है, जिस पथ पर सैनिक अपने देश भूमि की या अपने देश के लिए शीश झुकाने के लिए, शीश कटाने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो मुझे तोड़ लेना वनवाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाए वीर अनेक, ठीक है। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है और इन्हीं को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या है। अभी ऊपर हम बात कर रहे थे टिप्पण, तो मामलों को नियमानुसार निपटाना ही टिप्पण कहलाता है, ठीक है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना, कोई विचाराधीन पत्र है उसमें अपने अपने वो करके उसको निपटाना ही क्या कहलाता है, अपने अपनी राय से निपटाना उसको टिप्पण कहलाता है, ठीक है। मामलों को नियमानुसार निपटाना। चलिए आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन सा मूल स्वर नहीं है। देखिए नहीं है पूछ रहा है, नहीं को अंडरलाइन हमेशा करेंगे। तो मूल स्वर 4 होते हैं भाई, अ, ई, उ एंड री, ये 4 मूल स्वर होते हैं हिंदी में, ठीक है। अ, छोटी ई, छोटा उ और री। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, आई नहीं होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये मूल स्वर नहीं है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं। देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो शब्द भेद के जितने भी प्रकार हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए।
उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से एकार्थी शब्द कौन सा है? एकार्थी का मतलब अभी मैंने फर्स्ट में बताया था आपको, अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द, ऐसा एक शब्द जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं उसको अनेकार्थी कहा जाता है। ऐसा शब्द जिसका केवल एक ही अर्थ निकले उसको एकार्थी कहा जाता है। तो दिए गए विकल्पों में गंगा जो शब्द है इसका केवल एक ही अर्थ निकलता है, तो गंगा एकार्थी हो जाएगा। कर का मैं आपको बता चुका, टैक्स भी होता है, कर मतलब हाथ भी होता है। गुरु का मतलब आपका, गुरु का मतलब बड़ा भी होता है, गुरु का मतलब टीचर भी होता है, ठीक है। और गुरु का मतलब, गुरु देखिए एक ग्रह नक्षत्र में भी गुरु यूज किया जाता है शब्द, गुरुवार भी होता है। धन का मतलब देखिए, धन का मतलब जोड़ भी होता है, धन का मतलब पैसा भी होता है, ठीक है। धन का मतलब वैभव भी होता है, बहुत चीज़ें आ जाती है। गंगा केवल एकार्थी शब्द है इसमें। अरे यार ये थोड़ा टाइपिंग में पता नहीं मिस्टेक हुई है इसमें। जो पत्र सरकारी विभागों, संबंध अधीनस्थ स्वायत्तशासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं और सभी को एक साथ लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो ऐसा पत्र जो सभी लोगों को एक साथ लिखकर भेज दिया जाता है, इस तरीके के पत्र को कहा जाता है क्या? सरकारी पत्र, ठीक है। ऑप्शन सी होना चाहिए इसमें, ठीक है। नहीं, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। जो पत्र सरकारी विभागों, संबंध अधीनस्थ स्वायत्त निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकार, स्वैच्छिक संस्थाओं को एक साथ लिखा जाता है। एक साथ अगर क्वेश्चन बनेगा, देखिए एक ऐसा पत्र जो साथ ही सभी विभागों को या अधीनस्थ को एक साथ भेजा जाता है वो तो परिपत्र कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी होना चाहिए उसके हिसाब से। अब क्वेश्चन पूरा है नहीं, क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, 1 मिनट रुकिएगा आप। 93 क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका, जो पत्र सरकारी विभागों, संबंध अधीनस्थ और स्वायत्त शासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं और अन्य व्यक्तियों को लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, एक साथ भेजने की बात नहीं है दोस्तों, ये सरकारी पत्र ही होगा, ठीक है। विभागों, अधीनस्थ निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों को भेजे जाने वाला पत्र कहलाता है सरकारी पत्र, ठीक है। यानी कि ऑफिशियल लेटर की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। ये नहीं बोला गया है इसमें कि एक साथ सभी को भेजा जाने वाला, एक साथ भेजा जाता है जो पत्र वो परिपत्र में आता है। लेकिन ये पूछ रहा है कि जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उसके अलावा सबॉर्डिनेट हैं, साथ ही हमारा फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट है, इनको जो पत्र भेजा जाता है इनको क्या कहा जाता है? तो इनको सरकारी पत्र कहा जाता है, ठीक है। देवनागरी लिपि कैसी है? तो देखिए लिपि आपको पता होना चाहिए। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? क्वेश्चन भी बनता है कई बार एग्जाम में। तो इसका सबसे पहला उल्लेख मिलता है हमारा जय भट्ट के शिलालेख में, गुजरात में। और यहाँ पर देवनागरी की लिपि पूछी गई है, तो देवनागरी एक वर्णात्मक लिपि है जिसका वर्णन है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, वर्णात्मक। राजभाषा के प्रयोग का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो राजभाषा के प्रयोग का प्रमुख क्षेत्र होता है, विधायिका में भी होता है, कार्यपालिका में भी होता है, न्यायपालिका में भी होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। समाचार पत्र का सबसे प्रभावी और लोकप्रिय शैली कौन सी है? तो समाचार पत्र को लिखने की जो सबसे प्रभावी और लोकप्रिय शैली है वो है उल्टा पिरामिड शैली, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऐसे लिखा जाता है समाचार, ये उल्टा पिरामिड शैली होता है इसमें, ठीक है। अब ये उल्टा पिरामिड शैली क्या है? तो पत्रकारिता जनसंचार वाला टॉपिक आप ज़रूर देखें, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इसमें इंट्रो क्या होता है, बॉडी क्या होता है और कंक्लूजन क्या होता है। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो संयुक्त वाक्य बताना है आपको। संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सिंपल है, आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, और जो शब्द है समुच्चय बोधक शब्द है, तो बहुत ध्यान से आप इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए जाते हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो आज्ञा जो है इसमें तत्सम शब्द है। इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो एक इनमें से अशुद्ध है, वो बताना है। माफ कीजिएगा, शुद्ध होगा इसमें, क्योंकि अशुद्ध तो सभी है ना। तो इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध बताइए, 4 शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द है दिए गए विकल्पों में? तो देखिए अंत्याक्षरी जो शुद्ध रूप होता है उसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अंत्याक्षरी का शुद्ध रूप है अ आधा न, ठीक है, आधा त या छ और री में बड़ी की मात्रा, ठीक है। तो अंत्याक्षरी होता है, ये है शुद्ध रूप अंत्याक्षरी का, अच्छे से नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होता है? इति धन आदि, इति धन आदि, इत्यादि,
ठीक है, बताइए कौन सी संधि है इसमें, कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वृक्क का तद्भव जो हो जाएगा इसमें, राइट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का, तो ये हो जाएगा भेड़िया। ठीक है, वृक्क का तद्भव होता है भेड़िया। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न विकल्पों में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान से अगर हम देखें तो छात्र एक ऐसा शब्द है जिसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अचकचाया का अर्थ क्या होता है? देखिए, अचकचा जाना बोलते हैं ना, आज खासकर हमारी बोली में भी यूज होता है शब्द कई बार। अचकचा गया मैं तो, यानी कि चौंक गया एकदम से। ठीक है, ऑप्शन बी होता है इसका राइट आंसर, चौंक जाना। अगला देखिए, पवन शब्द में कौन सी संधि है? पो धन अन, पो धन अन वो हो जाता है, तो कौन सी संधि की विशेषता है? अयादि संधि की। ठीक है, ऑप्शन बी। वह इतना कमजोर है कि वह चल भी नहीं सकता, कि चल भी नहीं सकता में क्या है? देखिए फिर मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, आपने क्या करना है, अगर आपको उपवाक्य ढूंढना है, पदबंध ढूंढना है, तो ध्यान से वाक्य को समझना होगा। वह इतना कमजोर है कि वह चल भी नहीं सकता, यानी कि चलना, चल भी नहीं सकता, यानी कि क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा इसमें। ठीक है, चल भी नहीं सकता में, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ठीक है, फिर से वही विशेषण का प्रयोग करना है आपने। अच्छी गवेषणा, अच्छा गवेषणा, अच्छी प्रवेश, अच्छा प्रवेश, अच्छा परिवहन, अच्छी परिवहन, अच्छा संविधान, अच्छी संविधान। तो गवेषणा जो शब्द है साफ पता चल जा रहा है वो हमारा स्त्रीलिंग है, इसमें बाकी सभी पुल्लिंग है। हिंदी व्यंजनों में क वर्ग की सभी ध्वनियां कैसी होती है? तो क वर्ग की सभी ध्वनियां होती है कंठ्य, कंठ्य से निकलते हैं। क ख ग घ ङ, कंठ से निकलेगी आवाज, देखिए आप बोल के, तो कंठ से निकलती है ध्वनि, तो कंठ्य वर्ण। अगला देखिए, शब्द में प्रयुक्त वर्णों की सही क्रमिकता को क्या कहा जाता है? तो शब्द में जो वर्णों की सही क्रमिकता होती है ना, इसी क्रमिकता को कहा जाता है वर्तनी। ठीक है, वर्तनी। जैसे कि मैं कोई शब्द लिखूं कमल, कमल। ठीक है, कमल शब्द कैसे होगा? अगर इसकी वर्ण विन्यास की मैं बात करता हूँ, क धन अ धन म धन अ धन ल धन अ, ये हो जाएगा कमल का वर्ण विन्यास। ठीक है, वर्तनी यही होती है, शुद्ध वर्तनी देखा जाए तो। ध्यान से आपने समझना है दोस्तों, हिंदी में जो स्वतंत्र वर्ण है केवल स्वर होते हैं, व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बनते, हर व्यंजन में स्वर लगा होता है। ठीक है, राजभाषा अधिनियम कब अस्तित्व में आया? देखिए अभी क्वेश्चन बना था ऊपर राजभाषा आयोग, अब राजभाषा अधिनियम आ गया। तो राजभाषा अधिनियम आया था 1963 में, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, 1963। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से किस विकल्प में अकर्मक क्रिया है? देखिए सकर्मक अकर्मक बता चुका हूं, तो अकर्मक क्रिया जो हो जाएगी इसमें, देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन है हंसना। ठीक है, देखिए पढ़ना, अगर मैं कोई चीज पढ़ रहा हूं तो उसमें कर्म जरूर होगा, किताब होगी, नहीं तो मैं क्या पढ़ूंगा भाई, किताब होगी ना। अगर मैं कोई चीज लिख रहा हूं तो कोई ना कोई पन्ना जरूर होगा जिसमें मैं लिख रहा हूं, या कोई ना कोई किताब या कॉपी होगी। अगर मैं खाना खा रहा हूं तो खाना खाने के लिए कुछ ना कुछ होगा, फल खा रहा हूँ या मैं खाना चावल खा रहा हूँ, रोटी खा रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ ना कुछ आइटम होगा खाने का। बट हंसने के लिए मैं डायरेक्ट हंस रहा हूँ, हंसने के लिए किसी बीच में कर्म की आवश्यकता नहीं है, तो हंसना इसलिए क्या हो जाएगा इसमें, अकर्मक हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी सकर्मक हैं। वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, इस वाक्य में तो क्या है? वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका समुच्चय बोधक। ठीक है, वाक्य को जो जोड़ रहा है समुच्चय बोधक हो जाएगा इसमें। तो एंकर बाइट किसे कहा जाता है? तो एंकर बाइट क्या होता है, येलो जर्नलिज्म क्या है, वॉच टॉक पत्रकारिता क्या होती है, पेज 3 पत्रकारिता क्या होती है, सभी टॉपिक आपको मिलेंगे पत्रकारिता और जनसंचार में। तो एंकर बाइट बोला जाता है एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाने को। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, बी। निम्न विकल्पों में से ध्वन्यार्थक शब्द कौन सा है? माफ कीजिएगा, निम्न विकल्पों में से ध्वन्यार्थक शब्द कौन सा है? ध्वन्यार्थक का मतलब जिसको बोलने में ध्वनि का आभास हो रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बहुत सिंपल है, देखिए छम छम, छम छम। ठीक है, ध्वन्यार्थक शब्द है, पायल से होगा ना, छम छम ध्वनि आती है। उर्दू शब्द कहाँ से लिया गया? देखिए उर्दू जो है, जो हम उर्दू लिखते हैं, उर्दू भाषा है भाई, लेकिन उर्दू शब्द जो है ये हमने लिया है तुर्की भाषा से। ठीक है, तुर्की भाषा का शब्द है उर्दू। ऐसे हिंदी बनता है, हिंदी, हिंदी, हिंदू फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फारसी, ये भी क्वेश्चन बनता है।
संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपसर्ग वही शब्दांश से जो प्रारंभ में जुड़ते हैं, संस्कार में होता है भाई। देखिए सम धन कार, संस्कार, यानी कि ऑप्शन ही हो जाएगा इसमें। इनमें से कौन सा पुल्लिंग है? तो देखिए फिर से लगा के देखिए, अच्छा कपट या अच्छी कपट, अच्छी सुंदरता या अच्छा सुंदरता, अच्छी मूर्खता या बुरी मूर्खता, अच्छी निद्रा या अच्छा निद्रा। तो अच्छी अच्छी अच्छी, कपट, कपट करना बुरा है, कपट करना बुरी है, बुरी नहीं मिल रहा है इसमें इकारांत, बुरा है, कपट जो हो जाएगा पुल्लिंग है, बाकी सभी स्त्रीलिंग है। ठीक है, ऑप्शन ही सही है। 90% ये काम करती है ट्रिक जो मैं आपको बताता हूँ। केवल 10% में अपवाद हैं कुछ शब्दों में, जैसे कि दही, दही दही अच्छी होती है, दही अच्छी है, दही बुरी है। हालांकि लग तो स्त्रीलिंग रहा है, लेकिन दही जो होता है पुल्लिंग होते हैं, है ना, अपवाद है। ऐसे कुछ शब्दों में अपवाद होता है। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, वाक्य में बहुत क्या है? तो ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। घोड़ा तेज दौड़ता है, मैं बोलता तो तेज विशेषण हो जाता, लेकिन तेज की भी विशेषता बता रहा है बहुत शब्द, यानी कि ये हो जाएगा प्रविशेषण। निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द हो जाएगा निम्न में से, जो संस्कृत से आया है, ये हो जाएगा निकृष्ट, ऑप्शन सी। अगला देखिए, इनमें से कौन सा शब्द अरबी, फारसी या अंग्रेजी मूलक नहीं है? यानी कि कौन सा शब्द है जो अंग्रेजी, फारसी या अंग्रेजी मूलक नहीं है? तो जल जो शब्द है ये इनमें से किसी से भी नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आवश्यकता से अधिक वर्षा को क्या कहा जाता है? तो आवश्यकता से अधिक वर्षा एक शब्द हो जाएगा इसके लिए, अतिवृष्टि, ऑप्शन डी। असूर्य स्पर्श ये आ चुका है ऊपर, ऐसा जिसको सूर्य भी स्पर्श ना कर सके, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द सचैव एक वचन में प्रयोग होता है? तो ये हो जाएगा भैया आपका जनता, ऑप्शन बी। ठीक है, बुराइयों से सदैव दूर रही। आई थिंक ये क्वेश्चन हो चुके हैं, फिर से आ गए हैं, चलिए कोई नहीं, इसको आगे बढ़ाता हूं मैं। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, दोबारा से रिपीट हो गए। ये यहाँ तक आएगा, 140 तक होगा, फिर यहाँ से नहीं, हाँ यहाँ से अलग आ गए हैं क्वेश्चन हम। प्रेमचंद के फटे जूते, इसके लेखक कौन है? तो देखिए प्रेमचंद के फटे जूते, और इसको लिखने वाले जो राइटर हैं वो हैं आपके हरिशंकर परसाई जी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, हरिशंकर परसाई जी। इनको हिंदी का एक मशहूर व्यंग्यकार कहा जाता है। ठीक है, व्यंग्यकार हैं हिंदी के, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, शुद्ध रूप को, शुद्ध वाक्य को छांटना है आपने। शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्यन अज्ञेय जी की बात हो रही है। तो अज्ञेय जी ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, तो अज्ञेय ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। देशाभिमान में कौन सी संधि होगी? तो देश धन अभिमान, देशाभिमान, अधन अ बराबर आ, यानी कि दीर्घ संधि हो रही है। किस पत्र को गस्ती या घुमक्कड़ पत्र भी कहा जाता है? जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, परिपत्र जो होता है इसको गस्ती पत्र या घुमक्कड़ पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा अच्छे से। शीतोष्ण का अर्थ क्या होता है? तो शीत धन उष्ण, यानी कि ठंडा और गर्म दोनों, ऑप्शन सी हो जाएगा। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मुहावरा। तो मुहावरा जो शब्द लिया गया है ये आपका अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। मुहावरा जो है अरबी भाषा का शब्द है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? तो उद्धरण चिन्ह जब भी प्रयोग होता है दोस्तों, जब किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए, वहां पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे गांधी जी ने कहा था अहिंसा परमो धर्मः, ठीक है, तो वहां पे उद्धरण चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। जूही की कली कविता के कवि कौन है? तो जूही की कली जो कविता लिखी थी ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला ने लिखी थी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें, निराला। लिंग वचन और कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? तो लिंग वचन और कारक के कारण अगर किसी शब्द का रूप परिवर्तन हो जाता है तो ऐसे शब्द कहलाते हैं विकारी, और जिनमें परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसे शब्द कहलाते हैं अविकारी। ठीक है, अविकारी, समझ गए ना, विकारी और अविकारी। इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो देश में जन्मा शब्द कौन सा नहीं है पूछ रहे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें। देखिए पगड़ी है, लोटा है, ठेठ है, सांझ नहीं होगा इसमें। ठीक है, सांझ इनमें देशज शब्द नहीं है। देश में जो अन्य शब्द यूज में किए जाते हैं दोस्तों वो है, देखिए आपके खिचड़ी, खिड़की, ठीक है, डिबिया, खटखट, खटपट, बहुत से ऐसे शब्द हैं जो कि एग्जाम में बन जाते हैं, तो अच्छे से याद रखिएगा इन शब्दों को।
क्रिया की उत्पत्ति कहाँ से होती है? व्युत्पत्ति या उत्पत्ति एक ही बात है। तो क्रिया जो बनती है ना, क्रिया का मूल रूप होता है धातु, तो धातु से बनती है क्रिया। ठीक है, क्रिया का मूल रूप पूछ ले धातु या क्रिया किससे बनती है, तो धातु से बनती है। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? वर्गों नहीं होगा दोस्तों, वर्ण होगा, वर्ण। तो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है ना, उसको कहा जाता है संधि। ठीक है, जैसे विद्यालय, विद्या धन आलय, ठीक है, आ धन आ बराबर आ, यानी कि संधि क्या हो रही है? दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अरविंद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा इनमें से? तो दिए गए विकल्पों में अरविंद का पर्यायवाची है कमल। ऑप्शन ए राइट आंसर है, कमल। कबीर वांगे के डिक्टेटर थे, किसने कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कबीर जो थे वांगे के डिक्टेटर थे, और ये स्टेटमेंट दी थी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। व्यंजन जिसके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम निकलती है क्या कहलाते हैं? तो ऐसा व्यंजन जिसके उच्चारण में सांस कम निकले तो ये व्यंजन कहलाएगा अल्प प्राण। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, अल्प प्राण। अल्प प्राण, महाप्राण याद कर लें, और घोष सघोष भी याद कर लें, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। फिराक गोरखपुरी किसका मूल नाम था? तो फिराक गोरखपुरी रघुपति सहाय का मूल नाम था। देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ या किससे हुआ? तो देवनागरी जो लिपि है दोस्तों, मैं बता चुका हूं, इसका जो प्रथम साक्ष्य मिलता है जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है गुजरात में, और इस लिपि का विकास माना जाता है आपका ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें से कौन सा विपरीतार्थक शब्द युग्म है, यानी कि विलोम शब्द युग्म कौन से इनमें से? तो बहुत सिंपल है, देखिए लाभ और हानि एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये विपरीतार्थक शब्द युग्म हो जाएंगे, ऑप्शन डी। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो उत्तराखंड देखिए क वर्ग वाले राज्यों में आता है, क वर्ग, जहाँ की शासन की राजभाषा क्या है? हिंदी है। एंड द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिला है संस्कृत को, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत। पुष्प की अभिलाषा किसकी कविता है? देखिए क्वेश्चन बन गया। तो पुष्प की अभिलाषा थी माखनलाल चतुर्वेदी जी की। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है, माखनलाल चतुर्वेदी जी। हिंदी में व्यंजनों के कितने वर्ग हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हिंदी में व्यंजनों के दोस्तों 5 वर्ग हैं। ठीक है, 5 वर्ग यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसमें स्पर्श व्यंजन रखे जाते हैं। क वर्ग, च वर्ग, उसके बाद आपका ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, तो ये 5 वर्ग होते हैं। श्री राम ने बाण से बाली को मारा, इस वाक्य में बाण से में कौन सा कारक है? देखिए मैं अभी आपको बता चुका हूँ, साधन के रूप में जब से प्रयोग होता करण होगा। अब राम ने क्या किया? बाण से बाली को मारा, तो बाण से यानी कि बाण ने इसमें साधन का काम किया, तो करण कारक हो जाएगा इसमें। ठीक है, ना कि अपादान। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा, क्योंकि बाण के द्वारा मारा जा रहा है ना वो, तो बाण एक साधन का रूप ले रहा है इसमें, जिससे काम पूरा हुआ है या क्रिया पूरी हुई है। शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो शुद्ध शब्द होता है सच्चिदानंद। ठीक है, स आधा च पूरा च, उसमें छोटी ई की मात्रा, उसके बाद दा, फिर नंद, सच्चिदानंद होता है। ठीक है, शुद्ध रूप। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सच्चिदानंद किसमें? ऑप्शन बी में। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट, ध्यान रखेंगे, कहानी सम्राट भी और उपन्यास सम्राट भी टाइटल दिया जाता है मुंशी प्रेमचंद को। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद को ही दिया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेमचंद। प्रेमचंद का वास्तविक नाम था धनपत राय, और नवाब राय के नाम से लिखते थे। इनको दया नारायण निगम जी ने सबसे पहले प्रेमचंद नाम दिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हिंदी वाले सेशन में करवाया ये आपको। अलंकार के मुख्य भेद कितने होते हैं? तो आपको पता है दोस्तों, अलंकार के मुख्यतः 2 ही भेद हैं। ठीक है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, फिर उनके अंदर भेद होते हैं, लेकिन अलंकार के पूछा तो 2 ही होंगे। अंधे की लाठी होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अंधे की लाठी होना मतलब एकमात्र सहारा होना, बोला जाता है ना, वह अपने माँ बाप का एकमात्र अंधे की लाठी थी, यानी कि एकमात्र सहारा था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? तो किसी एक जाति विशेष का बोध कराने वाला शब्द इसमें हो जाएगा मनुष्य, मनुष्य जाति बोलते हैं ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। जो कम बोलता हो उसके लिए एक वाक्यांश क्या होगा? तो जो कम बोलता हो उसको कहा जाता है अल्पभाषी। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, जो अधिक बोलता है उसको वाचाल कहा जाता है। ठीक है, और कम बोलने वाले को आपका अल्पभाषी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कृपया जाएं, यह कैसा वाक्य है? ठीक है, तो कोई बोलता है, देखिए
कृपया जाएं, यानी कि कृपया आपको आगे जाने की, अगर कोई आप होटल में प्रवेश कर रहे हैं और वेटर आपको बोलता है या जो डोर में खड़ा होता है दरमियान में बोलता है प्लीज़ आप जाएं, आप वेलकम या कृपया जाएं बोलता है, तो ये एक अनुरोध करता है वो आपसे, ठीक है, तो ये एक अनुरोध वाचक हो जाएगा ऑप्शन सी। इनमें से सुमेलित करना है, देखिए आपको एक तरफ कवि हैं, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं, ठीक है, मैं वैसे ही बता देता हूँ इसमें। तो महादेवी वर्मा जी की जो रचना है इसमें ए का हो जाएगा 4 यामा, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है इसमें कामायनी यानी कि बी का हो जाएगा 3, कबीर की रचना हो जाएगी बीजक यानी कि सी का 2, और तुलसी की रचना हो जाएगी रामचरितमानस जो कि 1 है। 4 3 2 1 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए में ही है, ठीक है। पीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होता है? तो पीने की इच्छा, ठीक है, तो पीने की इच्छा होती है पिपासा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, पिपासा। संगतकार कविता के कवि कौन है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो संगतकार जो कविता थी इसको किसने लिखा? तो ये कविता के राइटर हैं भैया मंगलेश डबराल जी, ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, मंगलेश डबराल। शायद वर्षा हो, अर्थ के आधार पर वाक्य कैसा है? देखिए अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, थोड़ा बहुत देख लेना आप एक बार उनको, क्योंकि उत्पत्ति के आधार पर तो 3 ही प्रकार के हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, लेकिन अर्थ के आधार पर क्वेश्चन बनता है। तो शायद वर्षा हो, कन्फर्मेशन नहीं है भाई, शायद हो सकती है, तो शायद शब्द या लगता है शब्द, जहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक प्रिडिक्शन टाइप की जाहिर हो रही होगी, वहाँ पे हमेशा संदेहवाचक वाक्य होगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, संदेहवाचक। डाउटफुल है ना, क्योंकि शायद वर्षा हो बोला जा रहा है इसमें, कन्फर्म नहीं है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सी। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, ठीक है, ये भी याद कर लो, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, और हिंदी दिवस राष्ट्रीय वाला 14 सितंबर। फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है, तो फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है हमेशा चैत्र माह की संक्रांति को, ठीक है, ऑप्शन ए। ये कहाँ से आ गए? तो उत्तराखंड का क्वेश्चन आ गया हिंदी में। हिंदी भाषा की लिपि कैसी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है भैया देवनागरी लिपि, ऑप्शन ए। दिग्गज शब्द में कौन सी संधि है? दिक् धन अज, ठीक है, दिग्गज, दिग् धन गज, दिग्गज, का ग यानी कि व्यंजन संधि का एक एग्जाम्पल है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। निम्न में से कौन सी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? देखिए मैंने क्या बोला अभी आपको, ऊपर अंत्याक्षरी शब्द आपसे पूछा गया, उज्ज्वल शब्द आपसे पूछा जाता है, आशीर्वाद शब्द पूछा जाता है, कुछ ऐसे चुनिंदा शब्द हैं हिंदी में जो शुद्ध रूप में पूछे जाते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। त्योहार शब्द पूछा जाता है, त्योहार बहुत बच्चे गलत लिखते हैं, देखिए त्योहार जो होता है ऐसा होता है, ओ की मात्रा होती है त्योहार में, लेकिन हम इसमें 2 लगाते हैं बचपन से, जो कि गलत है, केवल एक ही डंडी होती है ऊपर मात्रा की, त्योहार होता है ना कि त्योहार। तो आशीर्वाद का शुद्ध रूप हो जाएगा इसमें, राइट आंसर है आशीर्वाद, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, ठीक है, आशीर्वाद, सी इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कैसे होगा आशीर्वाद? ध्यान से देखिएगा, आ सी और रॉ की मात्रा वा के ऊपर होती है, ये देखिए आशीर्वाद। सृजन शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो सृजन करना यानी कि बसाना, और बसाने का क्या होगा? विनाश कर देना, यानी कि विनाश हो जाएगा सृजन का विलोम, ठीक है, ऑप्शन ए। नए पत्ते किसकी रचना है? तो नए पत्ते जो रचना है ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना है, ऑप्शन ए। अग्नि का तद्भव क्या होगा? तो अग्नि जो है देखिए भाई आपका तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव अगर बताया जाए तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आग। चलिए आगे बढ़ेंगे। मछली के समान आंखों वाली के लिए वाक्यांश क्या होगा? तो जिसके मछली के समान आंखें या नयन हो इसको कहा जाता है मीनाक्षी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। मीन मतलब मछली, अक्षु बात हो रही है मीनाक्षी, ठीक है, तो मीन जैसी आंखें वाली मीनाक्षी। अनुप्रास क्या है? तो देखिए अलंकार के 2 ही भेद मैंने आपको बताए, तो 2 भेद होते हैं, अर्थालंकार और शब्दालंकार, और इसके भी अन्य अन्य भेद होते हैं फिर अंदर। तो यहाँ पर जो हमारा अनुप्रास अलंकार है ये आता है किसके अंतर्गत? शब्दालंकार के अंतर्गत, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, वाक्यांश हेतु एक शब्द क्या होगा? तो जमीन जिसमें कुछ भी पैदा नहीं होता है ऐसी जमीन कहलाती है बंजर या ऊसर जमीन, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ऊसर। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रत्येक जो संधि है विच्छेद है इसका, ये हो जाएगा प्रतिधन एक, ठीक है, प्रतिधन एक। आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में इसमें कौन सी संधि है? ई धन ए बराबर, देखिए यहाँ पे ये यो आ रहा है, फिर से प्रत्येक हो जा रहा है। सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्य धन उदय, ठीक है, सूर्य धन उदय, तो ओ हो जा रहा है, तो
यहाँ पे हो जाएगा सूर्योदय में गुण संधि, ऑप्शन नहीं हो जाएगा इसका, ठीक है। शुद्ध वाक्य छांटिए, इनमें से शुद्ध वाक्य बताना आपने कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुझे कपड़े पहनने हैं, मुझे कपड़े पहनने हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए कुछ मुहावरे भी इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम में बनते हैं, और खासकर देखिए हम बहुत चीज़ों में उलझे रहते हैं। मैं आपको बता दूं, जो हमने 6, 7, 8 से लेकर 12th तक हमने व्याकरण में पढ़ा है ना, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विलोम शब्द, पर्यायवाची, उन्हीं क्वेश्चनों को आयोग वाले भी पूछते हैं बस, ठीक है। आज हम बहुत ज़्यादा कंपटीशन की भावना में बहकर बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन आयोग वाले वही सिमिलर प्रश्नों को बनाता है जो कि हमारे सिलेबस में काफ़ी समय से चले आ रहे हैं, और जो प्रश्न बार बार हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, ना केवल इसी एग्जाम में। तो ऐसे प्रश्नों पर ही आप लोग फोकस करें, ये मैं बोलता हूँ। चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ होता है लालच देना, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रलोभन या लालच देना। वे सज्जन पुरुष कौन है, वाक्य में अनावश्यक शब्द कौन सा है? तो इस वाक्य में एक अनावश्यक शब्द है, देखिए, ठीक है। तो वे सज्जन कौन है, सज्जन जो शब्द है केवल पुल्लिंग यूज होगा ना, वे सज्जन कौन है, तो पुरुष यहाँ पे यूज करना बिल्कुल अनावश्यक था, तो पुरुष इसमें अनावश्यक शब्द हो जाएगा, ऑप्शन बी। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? तो राम की शक्ति पूजा ये रचना की है भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। इनमें से प वर्ग का व्यंजन नहीं है, देखिए नहीं है पूछ रहा है। पहले के जो 5 वर्ग होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है, क से लेकर आपका प वर्ग तक। तो इसमें प वर्ग का प, फ, ब, भ, म, तो साफ पता चल रहा है इसमें य जो है ये इस वर्ग का व्यंजन नहीं है। कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन वो होते हैं दोस्तों जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है, अक्ष, ज्ञ, त्र और स्र। तो यहाँ पे साफ पता चला घ जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। त्र जो होता है आधा त और र होता है, ज्ञ जो होता है ज धन य होता है, छ में क धन श होता है, और स्र में स धन र होता है, ठीक है। तो ये है इन संयुक्त व्यंजनों के जो इसमें शामिल वर्ण होता है। लक्षणा क्या होती है? देखिए लक्षणा वैसे बनेगा नहीं क्वेश्चन, आपको इसको ज़्यादा पढ़ना है नहीं, शब्द शक्ति को ही लक्षणा कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए प्रेमचंद को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, हिंदी साहित्य वाले, क्योंकि प्रेमचंद से भाई क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है, तो पढ़ लेना जरूर प्रेमचंद। प्रेमचंद की मैं बात करता हूँ, इनका जन्म हुआ था 1880 में, 1880 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनकी मृत्यु इसमें पूछा जा रहा है, तो मृत्यु इनकी हुई थी 1936 में, 1936 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रेमचंद को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना आप लोग, इनसे बहुत क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो 31 जुलाई 1880 को जन्म हुआ इनका वाराणसी में, और फुल नाम था इनका धनपत राय, ठीक है। इनके बच्चे का नाम जो था वो था अमृत राय, कलम का सिपाही लिखा जो इन्होंने। और मुंशी प्रेमचंद जी को जाना जाता है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद रचनाओं के लिए, ठीक है। तो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद रचनाओं की नींव जो डाली वो मुंशी प्रेमचंद ने ही डाली थी हिंदी साहित्य में, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और प्रेमचंद की बहुत सी कहानियाँ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि पूस की रात, 2 बैलों की कथा, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट कहानियाँ हैं, ठीक है, जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ईदगाह हुए, इनकी एक फेमस कहानी ईदगाह भी है। तुरंग शब्द का अर्थ क्या होता है? तुरंग, तो तुरंग का मतलब होता है, देखिए हे या घोट, तुरंग, ये सभी पर्यायवाची किसके? घोड़े के, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। सही शब्द छांटिए, इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द होता है, देखिए भैया, अ, 9 में छोटी ई की मात्रा, स और फिर ट, अनिष्ट हो गया बोलते हैं, अनिष्ट गलत हो गया यानी कि, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ठ नहीं होता, ट होता है, ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची है? तो मक्खन का पर्यायवाची हो जाता है भैया नवनीत, ऑप्शन सी हो जाएगा, नवनीत। निम्न में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? तो अर्धविराम चिन्ह आपको बताना है कौन सा है। तो अर्धविराम चिन्ह होता है आपका भैया 1 पॉइंट और 1 कॉमा नीचे, ठीक है, 1 कॉमा और 1 बिंदु को कहा जाता है अर्धविराम, और केवल कॉमा होगा तो कॉमा को अल्प विराम कहा जाता है। वाक्य खत्म होने के बाद जो ये डंडी पूरी लगाते हैं इसको कहते हैं पूर्ण विराम या 4 विराम, ठीक है, और एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, अल्प विराम है ऑप्शन डी, 1 बिंदु और 1 कॉमा होता है। हिंदी भाषा की लिपि कैसी है? फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, देवनागरी लिपि है भाई। देखिए
अब क्वेश्चन समझ में आया ना। प्रीवियस ईयर के प्रश्न कराने का मेरा मतलब क्या था, आपने इसमें देखा शुद्ध वर्तनी वाले बहुत से क्वेश्चन रिपीट हुए, हिंदी भाषा की लिपि वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ, राजभाषा आयोग वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, प्रेमचंद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं ज़्यादा पूछी गई हैं। देखा ना आपने, महादेवी वर्मा की रचनाएं ज़्यादा पूछी गई हैं हर पेपर में। तो यही तो आज का इस पूरे पेपर को करवाने का मकसद था, पिछले 5 सालों के जो हिंदी पूछी गई हर पेपर में, ताकि आप समझ पाएँ कि किस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, उन्हीं पे फोकस करें। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखिए तौलिया किस भाषा का शब्द है। तो तौलिया जो होता है भाई, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, तौलिया हो गया, आलपिन हो गया, गमला हो गया, पपीता हो गया, ये सभी पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। तो आपको ये भी याद रखना, थोड़ा पुर्तगाली भाषा के कुछ चुनिंदा शब्दों को पढ़िए, फारसी, अरबी, तुर्की भाषा के भी, बाकी जापानी हो गई, फ्रांसीसी हो गई, चीनी भाषा के तो कुछ ही शब्द हैं, वो तो वैसे याद रहते हैं। और इसी प्रकार से कवि परिचय का रिवीजन पक्का मारें, खासकर कुछ महत्वपूर्ण कवि जैसे कि शैलेश मटियानी जी की रचनाएं पूछी गई हैं, मंगलेश डबराल जी की पूछी गई हैं, मनोहर श्याम जोशी जी की पूछी गई है, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, हरशंकर परसाई जी, मुक्तिबोध, कुछ ऐसे कवि हैं जहाँ से क्वेश्चन बने हैं, इनका रिवीजन करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है बार बार। ठीक है, इसके अलावा समस्त क्वेश्चन आपके व्याकरण से बने हैं, आपको व्याकरण की गहन नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो व्याकरण आपका क्लियर होना चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ कई वीडियोज़ में, इस वीडियो में भी बोलूँगा, हिंदी जो होता है ना दोस्तों, वो आपका समझने वाला विषय है, हिंदी रटने वाला विषय नहीं है। तो दोस्तों सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करूँगा, और सेशन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, समाप्त करने से पहले आप लोगों को बता दूँ, 7 नवंबर से हमारे प्रैक्टिस सेट शुरू हुए हैं, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड पुलिस, एसआई, बंदी रक्षक आदि एग्जाम्स के लिए, जो कि आपको मिलेंगे हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे। इसमें अगले 60 दिनों तक डेली रोज सुबह 10 बजे एक पेपर मिलता है, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट, जिसमें 20 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं, 30 क्वेश्चन जीएस करंट के होते हैं, 10 क्वेश्चन रीजनिंग एंड कंप्यूटर एंड 40 क्वेश्चन उत्तराखंड जीके एंड करंट अफेयर के होते हैं। तो बिल्कुल आयोग का जो सिलेबस है उसी के आधार पर, उसी पैटर्न पे प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो इनरोल कर लीजिएगा। जो भी लोग चाहते हैं कि मैं अपनी स्टडी कर चुका हूँ, रिवीजन कर चुका हूँ, थोड़ा मैं अपने आप को जांचना चाहता हूँ कि किस लेवल पे मैं पहुँचा, तो उसके लिए एक अच्छा यहाँ पे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं। बाकी देखिए ये मैराथन क्लास आपको कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की वीडियो में उत्तराखंड के जो क्वेश्चन पिछले 5 सालों में पूछे गए और सामान्य अध्ययन के पूछे गए उस पर भी वो वीडियो बनाऊं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगी, ये मेहनत अच्छी लगी दोस्तों, तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपको दोस्तों जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखें, अच्छे से रिविजन करें, मेहनत करेंगे तो सफलता एक दिन जरूर मिलेगी दोस्तों। और निरंतर गतिमान रहें, क्योंकि गतिमान वस्तु ही अपने लक्ष्य तक पहुंचती है, भले वो स्पीड से पहुंचे, भले वो लुढ़कते हुए पहुंचे, लेकिन गतिमान होना आवश्यक है। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, इतने लंबे समय से आप ग्रुप सी की प्रिपरेशन में हैं, तो आपको सभी बातों का अनुमान है। आप मुझसे भी कई बेहतर जानते हैं दोस्तों, और आने वाले समय में भी आप कई लोगों को अवेयर करेंगे, मोटिवेट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय देवभूमि,